नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सी लैंग्वेज के नेक्स्ट बहुत बेसिक वीडियोस में मैं प्रोग्रामिंग बेसिस फॉर बिगिनर्स यानी जो नया नया प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या जो नए नए कंप्यूटर वर्ल्ड से जुड़े हैं, यानी कुछ नॉलेज उनको गेन हुआ है, बेसिक उनके पास नॉलेज होता है, लेकिन जब वो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में यानी एक तरीके से जब वो अपने प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ने लगते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा घबराने वाली बात हो जाती है और उसको थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कई लोगों को कि वो प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे। तो उससे उस चीज़ का जो फोबिया या डर होता है उसको हटाने के लिए मैं ये वीडियो लेक्चर्स आपको बना के प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी बिगिनर्स के लिए है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको सेल्फ मोटिवेट होना पड़ेगा और अपने आप में जो ऊर्जा या एनर्जी है वो डेवलप करना पड़ेगा कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और उसके लिए क्या चीज़ें होगी, क्या इंपॉर्टेंट जो चीज़ों को आपको ध्यान देना होगा, उस चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी कि क्या होता है। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर वो एनर्जी डेवलप्ड होती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होता है, जैसे कि हमने देखा तो प्रोग्रामिंग बेसिस में जैसे व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है, किस तरह से काम करता होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहला तो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये बहुत सिंपल सी बात होता है कि अगर सपोज कर लो आपको कोई किसी से काम करवाना है, एक पर्सन है या आप सपोज करो टीचर हो और एक स्टूडेंट से काम करवाना है, तो आप उस स्टूडेंट को एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर देती हो कि ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है, इसके माध्यम से आपको एक जॉब को कंप्लीट करना है, एक टास्क को कंप्लीट करना है। तो एक तरीके से आपके लिए जो स्टूडेंट है वो एक कंप्यूटर की तरह है जिसको आपने सारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिया, वो काम करने लग गया। तो उसी तरह से कंप्यूटर के साथ अगर काम करना है तो आप एक यूज़र की तरह आप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हो, तो वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है वही कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कि हेल्प्स द डेवलपर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि एक टीचर ने स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए बोला, तो उसके लिए उसने सब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो उसी को अगर हम बात करेंगे कि जो ये टीचर है वो एक तरीके से एक डेवलपर है जो कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको पता है कि क्या होना चाहिए कि ये कंप्यूटर कैसे परफॉर्म करे। तो वही होता है कि एक डेवलपर के लिए, यानी जो ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम है या जिसको हम लोग अनदर फॉर्म में सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोल रहे हैं, ये डेवलपर्स के लिए एक टास्क को कंप्लीट करने का जो होता है, टास्क को मतलब टारगेट होता है या ऑब्जेक्टिव्स होता है, जिसके माध्यम से वो अपने टास्क को कंप्लीट करता है। और अगर वो टास्क करता है या टास्क कराना चाहता है तो रिटर्न द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द वैलिड इनपुट। तो इसका मतलब है कि हमको जो काम कराना है, पहला पॉइंट में वही चीज़ बताया गया है कि हमको जो काम कराना है उसके लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा। दूसरा, हम जो काम कराना चाहते हैं यानी जो डेवलपर है जिसके लिए ये इंस्ट्रक्शंस बनते हैं, जो कि उसको हेल्प करता है, वो होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है कंप्यूटर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो रिटर्न करेगा, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास ये जो आउटपुट होता है वो एक वैलिड इनपुट्स पे काम करता है। तो यानी इनपुट भी होना चाहिए, आउटपुट भी आएगा और साथ ही साथ जो होता है हमारे पास जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो इन्हीं का ही मिला जुला फॉर्म जो कहलाता है हमारा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नथिंग बट द इनपुट आउटपुट एंड द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इनपुट लेता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू फॉलो करते हुए कुछ आउटपुट जनरेट करता है। तो अगर हम कंप्लीट डेफिनेशंस की बात करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ, अगर हम बात करेंगे, इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स द डेवलपर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट रिटर्न्स द डेवलपर आउटपुट्स फॉर द वैलिड इनपुट। मैंने जैसे बताया इनपुट, आउटपुट एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसका हमारे पास 3 वर्ड दिया हुआ है और ये बोला गया है कि इसको आप इस तरह से लिखिए, ये 3 वर्ड्स का एक मीनिंगफुल डेफिनेशन लिखिए। तो आपके पास यही जो डेफिनेशन होगा कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट हेल्प्स द डेवलपर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क दैट रिटर्न द डिजायर्ड आउटपुट ऑफ द वैलिड इनपुट। इसको आप अपने लैंग्वेज में दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक बहुत बेसिक डेफिनेशन है जो कि ऊपर के 3 टर्म्स जो हमारे पास दिए हुए हैं उन 3 टर्म्स को जोड़ के उसने बनाया है, यानी ये जो 3 टर्म्स है इनको जोड़ के एक डेफिनेशन, ये जो होता है इसका एक डेफिनेशन यहाँ पे बनाया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग।
सो हाउ डू ए कंप्यूटर वर्क्स, तो इसका मतलब है जो आपने बताया कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नथिंग बट द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो कंप्यूटर वर्क्स करता है वो काम करता कैसे है, तो ये तीन चीज़ों से बना होता है कंप्यूटर का पूरा काम। पहला इनपुट होता है, दूसरा इनपुट को प्रोसेस करता है, और तीसरा जो होता है आउटपुट होता है। तो ये जो इनपुट होता है इसके लिए हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होता है, यानी इनपुट अगर हम बात करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होता है, यानी अगर हम बात करेंगे तो इनपुट डिवाइसेस होता है। अगर प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो हमारे पास सीपीयू होता है जो हमारा प्रोसेस करता है पूरा, और सीपीयू के अंदर जो होता है मेमोरीज होते हैं और उसका अरिथमेटिक एंड लॉजिक पार्ट्स होते हैं प्रोसेसिंग करने के। और आउटपुट, यानी आउटपुट मतलब होता है कि हमारे पास जो आउटपुट होता है आउटपुट डिवाइसेस काम करते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है, यानी प्रिंटर्स होते हैं, आप बात करेंगे मॉनिटर्स होता है, इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड होते हैं, माउस होता है, माइक्रोफोन्स होते हैं। तो ये तो यानी इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, तो यानी कंप्यूटर इन्हीं के तीन कॉम्बिनेशंस में बने होते हैं। अब होता है बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में बात करते हैं। तो हमने देख लिया कि कंप्यूटर जो होता है तीन चीज़ों के बेस पर ही काम करता है, जो कि हमारा टारगेट होता है कि इनपुट, और इनपुट को प्रोसेस करना, और प्रोसेस के बाद आउटपुट, यानी इन तीनों के कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा जो बेसिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट होता है वो डेवलप होता है। तो यानी इन तीन चीज़ों को कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग आपको समझ में आ जाएगा कि प्रोग्रामिंग होता क्या है। तो प्रोग्रामिंग में सबसे पहला होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बेसिक प्रोग्रामिंग अगर आपको जानना है तो ये जो सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स है अगर वो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला तो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं होता है, ये जनरलाइज होता है, यानी आपके पास कुछ प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम बता रहा है कि हमारे पास एक अमाउंट है, उसका एक सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो दिस इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके लिए आप क्या करोगे, एक एल्गोरिथम लिखोगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपको एल्गोरिथम लिखना है, यानी उस फॉर्मूला। जैसे अगर मैथमेटिक्स में सिंपल इंटरेस्ट को निकालने की बात करते हैं तो हमेशा आपका टीचर ये बोलता था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो पता होगा तभी। तो इसका मतलब होता है कि वो जो चीज़ें होता है कि हमारे पास एल्गोरिथम एक डेवलप करेंगे जिसमें कि उस सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोसीजर दिया होगा, वो चीज़ होगा। तो इसका मतलब होता है कि ये जो दो चीज़ें होती है ये अभी भी कंप्यूटर प्रोग्राम से जुड़ा नहीं है। ये जो होता है बेसिकली जनरलाइज होता है, यानी ये कॉमन होते हैं, या हम लोग बोलते हैं जनरल। तो ये जो होता है जनरल होते हैं, जनरल यानी कंप्यूटर से इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये दो चीज़ें तो हर कोई निकाल सकता है, जिसके पास जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास सोचने की, या जो पढ़ा लिखा नहीं भी है तो भी वो सोच सकता है कि एक प्रॉब्लम है, उसका एल्गोरिथम यानी स्टेप्स क्या होगा। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो स्टेप्स को रिटन फॉर्म में एक सीक्वेंशियल मोड में लिखेगा, और अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो ओरल फॉर्म में बताएगा कि ये होगा, इसके बाद ये होगा, एक्सपीरियंस के बेस पर बताएगा। तो ये दो जो चीज़ें होता है हर किसी के पास जनरलाइज होता है। अब इसके बाद जब आपके पास ये डिसीजन हो जाता है तब आप जो होता है सोर्स कोड पे ध्यान देते हो। जब आप सोर्स कोड पे ध्यान देते हो तो इसका मतलब है यहाँ से आपकी प्रोग्रामिंग शुरू होती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी सबको आती है, यानी जो बिगिनर्स होते हैं उसको डिफिकल्टी आती है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एल्गोरिथम लिखने का तरीका अगर बहुत अच्छा है और हर चीज़ का आपके पास लॉजिक डेवलप, यानी जो भी चीज़ें आपके पास है वो आप बना सकते हो, तो फिर सोर्स कोड बहुत इजी पड़ता है, क्योंकि सोर्स कोड में इन्हीं दो चीज़ों का निचोड़ होता है। यानी इन दो चीज़ों को आपने जो सोचा है इसी को ही हम सोर्स कोड में कन्वर्ट करते हैं। एक तरीके से एक अलग तरीके का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम लोग, जैसे एक सिंपल सी बात होती है कि सपोज कर लो आपको चाइनीज़ भाषा में कुछ लिखनी है, लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वो हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी से अगर आप उसको कन्वर्ट करके एक अनदर लैंग्वेज में लिखते हो यानी कोड करते हो, तो वही जो कोड होता है वो सोर्स कोड होता है, यानी दूसरे के लिए। अब सपोज कर लो सोर्स कोड के बाद जो होता है आपके पास, जब आपने सोर्स कोड बना लिया तो सोर्स कोड को रन करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है कंपाइलर की। तो कंपाइलर जो होता है, अब टेक्निकली हम अंदर चले आ रहे हैं, यानी अब हम प्रोग्रामिंग यानी जो बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है उस पर चले आ रहे हैं। आपने सोर्स कोड बना लिया, यानी आपका जो प्रॉब्लम था उसका आपने एक सॉल्यूशन एक कोडेड फॉर्म में लिख लिया जो कंप्यूटर को समझ सकता है। अब उसको रन करते हैं आप कंपाइलर में। अब जब कंपाइलर होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं कि सोर्स कोड जब आपने बनाया है तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो आपको जरूरत पड़ती है डेटा टाइप, यानी कंपाइलर जो होता है वो तो हम बात करेंगे कि सेकेंडरी है, बात सोर्स कोड को एग्जांपल, यानी अगर हम बात करेंगे तो इसको फिलहाल के लिए अभी हम लोग छोड़ देते हैं, यानी ये बाद में काम आएगा, छोड़ देते हैं।
तो ये हो गया सोर्स कोड। सोर्स कोड जब आप बनाते हो तो डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, फिर वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, उसमें आपके पास कंडीशनल ऑपरेशंस होते हैं, उसके बाद अगर हम बात करेंगे एरे भी होता है, उसमें लूप भी होता है। यानी ये जो मैं बात कर रहा हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहा हूँ, ये सोर्स कोड का पार्ट है। यानी सोर्स कोड के लिए आपको ये जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब है ये जो सोर्स कोड है इन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब जब सोर्स कोड बन जाता है तब जाके आप कंपाइलर में इसको रन करते हो। तो बेसिक जो हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं उनमें ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताया लाइन से, यानी ऊपर से लेके नीचे तक जो मैंने आपको बताया है, तो ये सब के सब जो होता है नेसेसरी कंपोनेंट्स है या कंसेप्ट में आता है बेसिक प्रोग्रामिंग में। तो एसेंशियल ऑफ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? अब आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर हम कंप्यूटर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो वो होता है लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। ये इज ए स्पेशल लैंग्वेज। अब स्पेशल लैंग्वेज इसलिए बोल रहे हैं हम लोग क्योंकि इसको कंप्यूटर ही समझ सकता है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। और ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, सीधी सी बात है। या स्पेशल लैंग्वेज बोल लो या एक कम्युनिकेशन पार्ट बोल लो जो कि कंप्यूटर के साथ एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू जोड़ते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब आपको समझ में आ गया कि लैंग्वेज जैसे कि हम भाषा का आदान प्रदान, यानी एक हम अपने जो इमोशंस है या जो हमारे एसेंशियल पार्ट होते हैं या हम कुछ चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे इसमें, तो हम एक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो उसी तरह से हम अपने अभिव्यक्ति या अपने विचार को जो व्यक्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर के साथ भी उसी तरह से अगर हम बात करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम लोग कम्युनिकेशन लैंग्वेज या स्पेशल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स। जैसे मैंने आपको बताया, इंग्लिश जैसे आप यूज़ करते हो तो इंग्लिश का एक सेट ऑफ रूल्स होता है, उसी के अंडर में आपको बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है। अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हो तो आपको प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसीलिए ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ अ सेट ऑफ रूल्स। और दूसरा होता है, नेक्स्ट वन होता है, इट इज़ यूज्ड टू इम्प्लीमेंट द एल्गोरिथम टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। तो सिंपल सी बात है कि जनरली जो हम लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं तो वो जो होता है एक तरीके से एक जो हमारा सोच है, हमारा जो स्टेटमेंट है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है या हमने जो एल्गोरिथम्स बनाया है उसका जो होता है एक इम्प्लीमेंटेड वर्जन होता है, वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अब आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसमें जावा सबसे पॉपुलर होता है। जैसे उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, आप एक के बाद आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। क्या होता है, सी लैंग्वेज के बारे में बताया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सारे के सारे सी लैंग्वेज में डेवलप हुए। यानी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेजेस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस मतलब कहाँ पे इसका यूज़ होता है। पाइथन थर्ड नंबर पे है, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस, फेस डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के लिए होता है। फोर्थ नंबर पे सी प्लस प्लस होता है, बैंकिंग एंड ट्रेडिंग इंटरप्राइज यानी जो एप्लीकेशन है उसका एरिया आता है। विजुअल बेसिक जो होता है विंडोज सर्विसेज के लिए होता है। सी शार्प का यूज़ होता है। जावा स्क्रिप्ट बेसिकली या मेनली आप बोल सकते हो कि वेब टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ होता है, यानी क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड के लिए जो आपके पास होता है उसके लिए। यानी एक तरीके से बात करेंगे तो जो वेब पेजेस बनते हैं उसमें जावा स्क्रिप्ट का यूज़ होता है। PHP स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट, यानी वेबसाइट डेवलप करने के लिए जैसे जावा स्क्रिप्ट यूज़ होता है, HTML के साथ यूज़ करते हैं। PHP एक स्टैंडअलोन जो होता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक टाइप के वेबसाइट्स को बनाने के लिए यूजफुल होता है। SQL तो जनरली डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारे होते हैं, किसी एक को आपको करना पड़ता है। तो यानी जनरली जब कोई बिगिनर स्टार्ट करता है तो वो सी लैंग्वेज से स्टार्ट करता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, ये आता है कि द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर, अब ये आता है इतने सारे तो मैंने लैंग्वेज आपको बता दिए। अब इसमें आ जाता है कि द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। तो यानी इनमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके काम करेगा उसके लिए कुछ जनरलाइज फैक्टर्स है, उसको जानना जरूरी है। तब हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट लैंग्वेज है या कौन सा सुटेबल लैंग्वेज है। द टारगेट प्लेटफॉर्म एंड प्रोजेक्ट सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट, सबसे पहला तो आपके पास अगर हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो पहला फैक्टर बोल रहा है कि टारगेट प्लेटफॉर्म। टारगेट में मतलब कि आप अपने एप्लीकेशन को कहाँ रन करना चाहते हो या किसके लिए रन करना चाहते हो, या प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट्स है। वो होता है कि इफ़ ए यूज़र वांट्स टू
wants the solution to be mobile to be on mobile then Java should be। तो इसका मतलब है अगर सपोज कर लो आपका टारगेट ये है कि मैं मुझे मोबाइल ऐप बनाए या मोबाइल पे रन करना है, तो Java should be the preferred programming language for Android, क्योंकि Android जो होता है वो Java की कोर पे बना होता है। तो यानी वो Java को सपोर्ट करते हुए, यानी जो Android होता है वो Java को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए अगर आपका टारगेट जावा है, आपका टारगेट मोबाइल है, तो जावा प्रेफर्ड लैंग्वेज है। सेकेंड फैक्टर बताता है कि इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्निकल पार्टनर विद द ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके पास अब ये आता है कि आपका जो टेक्निकल पार्टनर है या जिसके साथ जुड़े हुए वो कौन सा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ माइक्रोसॉफ्ट इज एन टेक पार्टनर विद द कंपनी, यानी अगर सपोज कर लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़े हुए हो, यानी माइक्रोसॉफ्ट आपका टेक पार्टनर है जो कि आपके लिए सॉल्यूशन बनाता है या आपके लिए एप्लीकेशन डेवलप करता है, तो डेफिनेटली फिर वो क्या होगा, वहाँ पे आपको ASP कैन बी यूज्ड एज अ डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब पेजेस। तो इसका मतलब होता है कि एक्टिव सर्वर पेजेस जिसको हम लोग बोलते हैं ASP, तो ASP जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट होता है। तो डेफिनेटली आपका पार्टनर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट है, तो इसीलिए आप जो होता है उसके ही प्रोडक्ट या उसके ही जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करोगे। तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ASP बेस्ट सॉल्यूशन है आपके लिए वेब पेजेस बनाने के लिए। थर्ड पॉइंट आपको बता रहा है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड लर्नर कर्व। तो इसका मतलब है कि द डेवलपर्स यानी जो रिसोर्सेज शुड बी अवेलेबल and competent to quickly learn the selected programming language so that they can be productive for the प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब होता है कि ऐसे लैंग्वेज को आपको चूज करना है जो कि जल्दी से सीखा जा सके। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है कि अभी ग्रोइंग वर्ल्ड में इतना कॉम्पिटेंस बढ़ गया है कि आपका जो लर्निंग का या जो रिसोर्सेस है जल्दी से जल्दी सीखने की जरूरत पड़ता है, तब जाके आपके पास ऐसी किसी लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी जो कि जल्दी से सीखा जाए। तीसरा जो होता है परफॉर्मेंस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ करता हूँ, अगर मैं पाइथन की बात करता हूँ तो वो जल्दी से सीखने वाला लैंग्वेज होता है, क्योंकि पाइथन में हमारे पास लाइब्रेरीज पहले से अवेलेबल है, इसलिए उसको सीखने की जरूरत नहीं है। उसको फटाफट जैसे ही यूज़ करते हैं तो वो क्विकली आपके जो एप्लीकेशन है उसको डेवलप कर देता है। परफॉर्मेंस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर परफॉर्मेंस। द सेलेक्टेड लैंग्वेज शुड बी स्केलेबल, रॉबस्ट, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, शुड बी एफिशिएंट इन द डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स विद द एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो यानी जो यहाँ पे उसने बहुत सारे फीचर्स को बनाया है, रोबोट्स का, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, अगर आप यूज़ करते हो यानी परफॉर्मेंस के बेस पर अगर आपका फैक्टर होता है तो फिर लैंग्वेज भी आपका डिफरेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी, यानी ऐसा लैंग्वेज जो कि एक कम्युनिटी सपोर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें समझाया है, इन द केस ऑफ ओपन सोर्स programming language, the acceptance and the popularity for the language as well as online support from the growing support group should be available। तो इसका मतलब होता है कि सपोज कर लो आप जो होता है एक कम्युनिटी को फॉलो करते हो, यानी ओपन सोर्स कम्युनिटी को फॉलो करते हो, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके पास लैंग्वेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल मैटलैब जो होता है हम यूज़ करते हैं, एक लैंग्वेज है जो कि एक लाइसेंस वर्जन का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम ओपन सोर्स की बात करते हैं जिसमें हमको लाइसेंस की ज़रूरत ना पड़े, तो फिर एक और लैंग्वेज जो कंपैटिबल होता है मैटलैब के, जिसको हम लोग बोलते हैं साइलैब, तो फिर हम साइलैब का यूज़ करते हैं। तो यानी ये भी डिपेंड करता है कि हम किस कम्युनिटी को सपोर्ट, यानी कौन सा कम्युनिटी सपोर्ट कर रहा है या किस कम्युनिटी के साथ हम जुड़ना चाहते हैं। अगर ये हमारे पास मेन फैक्टर है तो फिर डेफिनेटली आपको ओपन सोर्स से रिलेटेड जो भी अवेलेबल लैंग्वेजेस है उसका आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को अगर सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के पीछे मतलब फैक्टर्स क्या होना चाहिए। अब नेसेसरी, और अगर हम बात करेंगे नेसेसरी और प्री रिक्विजिट्स या स्किल रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग, यानी आपके लिए अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो उसके लिए पहले से क्या चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको बाइक सीखनी है तो उससे लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, यानी वो प्री रिक्विजिट है। सेम एज होता है अगर प्रोग्रामिंग करना है तो ऐसी क्या चीज़ होता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। सबसे बोलता है सेल्फ रेजिलियंस, पहला चीज़ होता है। दूसरा, एक लैंग्वेज आपको आना चाहिए, यानी किसी एक लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग का मतलब लैंग्वेज से जुड़ा होता है। लैंग्वेज अगर आपको आ रहा है तो इसका मतलब है यू कैन डू प्रोग्राम। तो प्रोग्रामिंग तभी कर सकते हो जब लैंग्वेज के बारे में, तो इसलिए सेल्फ रेजिलियंस होना चाहिए। दूसरा, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट। तीसरा, आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड एल्गोरिथम, ये दो डिज़ाइन करना आना चाहिए आपको।
अगर आप दोनों को डिज़ाइन कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपके पास लॉजिक है, तभी आप डिज़ाइन कर रहे हो। तो इसका मतलब होता है लॉजिक इज़ इम्पॉर्टेंट। लैंग्वेज जानना ही ज़रूरी नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ दिमाग में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, तिकड़म चीज़ें जो होनी चाहिए जिसको आप डेवलप कर सकते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है अटेंशन टू डिटेल फॉर एरर फ्री। तो इसका मतलब होता है आपके पास अटेंशन होना चाहिए कि आपके प्रॉब्लम्स मतलब आपके प्रोग्राम में कोई एरर ना हो, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टू अनकवर सिनारियो फॉर रिक्वायरमेंट्स एंड डिज़ाइन कंसिडरेशंस। तो इसका मतलब होता है कि आपको एक ब्रॉड वे में यानी एब्स्ट्रैक्ट वे में, ब्रॉड वे में नहीं बोल रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्ट वे में मतलब आपको आसपास की चीज़ों को लिखते हुए बहुत सारी चीज़ों को एब्स्ट्रैक्ट माइंड से यानी आपको उसको डेवलप करना पड़ेगा, जिससे कि सारी चीज़ों को आप कंसीडर कर सको। यानी ऐसे होने चाहिए कि सारी चीज़ें आप कंसीडर कर लो, यानी कोई चीज़ ना छूटे। तीसरा इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है पेशेंस। प्रोग्रामिंग सीखना अगर है तो पेशेंस होना जरूरी है। जैसे मैथ्स अगर आप बात करते हैं तो मैथ्स में कई बच्चे डरते हैं, यानी कई स्टूडेंट डर जाते हैं कि नहीं करना है मैथ्स, तो इसका मतलब उसके अंदर पेशेंस नहीं है, तभी वो मैथ्स नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर पेशेंस है वो मैथ्स को अच्छे से हैंडल करता है, यानी उसके लिए इंटरेस्ट हो जाता है। उसी तरह से प्रोग्रामिंग भी अगर हम बात करेंगे तो एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की तरह है। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग के लिए इंटरेस्ट होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने अभी समझाया। और नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग मेमोरी टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द हाई लेवल डिजाइन, डेटा फ्लो, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर। ये लास्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आप भले ही प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दे लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे, आगे नहीं ले जा पाओगे, क्योंकि उसके लिए अगर आप सीख लिए हो और उसको अगर आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास जो होता है स्ट्रॉन्ग मेमोरी होना चाहिए कि सारी चीज़ों को आप समझ सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, या हाई लेवल की डिज़ाइनिंग अगर आपकी बात होती है तब आप बढ़ सकते हो। लो लेवल की या बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग कर लोगे तो वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना का मतलब ही होता है कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, आपको एक हायर लेवल पे जाना है, जिसमें कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एप्लीकेशन है जिसको आप डिज़ाइन कर सको, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सको। तो ये इंपॉर्टेंट, तो जो लास्ट पॉइंट आपके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट अगर हम बात करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि हर कोई यही बोलता है, हर बिगिनर्स या जो भी प्रोग्रामर्स होता है वो ये बोलता है कि मैं प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग इसके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास जो प्रोग्रामिंग अगर आपको आता है तो उसके जो कैरियर ऑप्शंस है वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला, देयर आर द एरियाज और पोजीशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामर्स आर एज फॉलो। सबसे पहला वेब डेवलपर्स, बहुत पैसा है। अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हो कंपनी के थ्रू, या आप अपना खुद का अगर कंपनी चलाते हो और वेबसाइट डेवलप करते हो तो बहुत अच्छी कमाई है इसमें। फिर यूज़र इंटरफेस डेवलपर, जैसे सपोज कर लो कोई एप्लीकेशन बना रहे हो, यूआई डेवलपर बन रहे हो, तो इसमें भी पैसा है। यानी आप किसी के लिए बना के दे रहे हो, उसमें भी आपके पास पैसा है, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं फ्रीलांसिंग। यानी आप किसी के लिए काम कर रहे हो और 2 पैसा एक्स्ट्रा टाइम पे कमा ले रहे हो। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर आपके पास ये आता है। इसके बाद जो होता है आपके पास एसक्यूएल डेवलपर, देखो डेटाबेस से रिलेटेड अगर आप बनाते हो इसमें भी बहुत पैसा है। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है सपोज कर लो आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, यानी कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और उसकी क्वालिटी की चेकिंग करते हो, अगर इसमें आप माहिर हो तो बहुत पैसा है क्वालिटी एश्योरेंस में, क्योंकि आपका प्रोडक्ट अगर जब लॉन्च होता है तो वो एरर फ्री और हाई मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए। ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियरिंग, जैसे आजकल के समय में हमारे पास जो ऑटोमेटिक रोबोट्स काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो फिर बहुत अच्छा चीज़ होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेस्ट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट। तो ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड्स होते हैं आज के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा यूजफुल है और इसमें आपके पास बहुत पैसा भी है आपके पास। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने आपको पूरी कोशिश किया है कि एक बिगिनर्स के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसको सीखते हो तो उसके लिए आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए और उसके लिए आपके लिए क्या जानकारियाँ होनी चाहिए या पहले से क्या नॉलेज होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को तैयारी आपके पास होनी चाहिए जिससे कि आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया है कि प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं होती है, सारी चीज़ें बेसिक्स होती है। हाँ,
अगर आपको सीखना है तो आप में इंटरेस्ट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मेमोरी पावर भी होना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा हायर वर्जन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग करने से आप कुछ नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं अभी आप इस स्क्रीन में आप देख रहे हो जो कैरियर ऑप्शंस है, इनको सीखने के लिए आपको प्रोग्रामिंग में तो एक्सपर्ट होना पड़ेगा, लेकिन हायर लेवल की प्रोग्रामिंग जो कि आपको दिख रहा है, और अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग करते हो तो इन डिफरेंट फील्ड्स में आपके पास जॉब की गारंटी 100% हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास जो डिफरेंट डिग्रीज भी अवेलेबल है, जैसे कि अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस बीटेक कंप्यूटर साइंस करते हो, या बी कंप्यूटर साइंस करते हो, या आईटी में करते हो, या सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर सपोज को आप सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हो, तो फिर आप जो होता है डेफिनेटली एमसीए का ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू आप अपने जो कैरियर है वो कंप्यूटर फील्ड में जोड़ सकते हो। और अभी जो एमसीए है वो 2 इयर्स का हो गया है सारे जगह, तो इसीलिए एमसीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर पीजी। अगर आप पीजी करना चाहते हो तो एमसीए कर लो, क्योंकि वो एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है, और एक तरीके से ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस किसी भी एक फील्ड में अगर आपका जॉब लग जाता है तो बहुत अच्छे आपके पास जो सैलरी अमाउंट्स है या जो कमाई है बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी और मैंने अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ा बहुत भी आपको जानकारी दे पाया हूँ, आपको अगर इससे कुछ नॉलेज मिला है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वंस अगेन दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।